जेलर अधीक्षक चक्कर चक्की के पट्टे से पट 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 हेलीकॉप्टर बना देते हैं। लेकिन एक बिस्तर में 4 आदमी कैसे सोते हैं? यदि कोई आवाज उठाता है चक्की के पट्टे से पट 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 हुआ है, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए है। वहाँ पर पैसा बहुत चलता है। यहाँ से लेकर के डीजी तक मुझे देना होता है। जेलर अधीक्षक चक्कर ये जो बंदियों का राशन होता है इसको बेच लेते हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि जांच होगा। जेल में हमको आप बता दीजिए क्या रामायण बांचने वाला जाता है? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। आपके समक्ष एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हुए हैं जिसने शासन और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दरअसल पूरा मामला केंद्रीय जेल रीवा से जुड़ा हुआ है, जहां रासुका में बंद रिटायर्ड कमांडो अरुण गौतम ने अंदर के काले सच का खुलासा किया है। अरुण गौतम ने जेल प्रबंधन का पूरा काला सच उजागर कर हड़कंप मचा दिया है। आइए आपको मिलवाते हैं अरुण गौतम उर्फ कमांडो से, जिन्होंने हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे से बात की तो सच उजागर हुआ। हमारे साथ है रिटायर्ड सेना से कमांडो अरुण गौतम, जो सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद रिटायर होने के बाद समाज सेवा से जुड़े और 11 महीने की अपनी समाज सेवा में ही जेल की हवा तक खाने की नौबत आ गई। लेकिन अरुण गौतम जेल जाने के बाद भी कुछ ऐसा बीड़ा उठाया कि जेल की जो काली करतूतें थी उसको उजागर कर दिया। उसके बाद लगातार उनको धमकियां मिली, लेकिन अब उनका हौसला और बढ़ा है और उन्होंने कहा है कि अब इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाएंगे और एक साफ स्वच्छ जो वातावरण होगा उसको तैयार करेंगे। तो हम बात करेंगे अरुण गौतम जी से कि किस तरह से जानकारी हुई, क्या कारण था कि जेल जाना पड़ा और कौन सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि ये 11 माह में ही लगभग दर्जनों मामले दर्ज हो गए आपके खिलाफ। जी, मैंने एक्चुअली 21 साल सेना में नौकरी किया और जब मैं देश सेवा करता था तो मैं बीच में गोली का शिकार हुआ था, दुश्मनों की गोली का। तो ये 2005 का मामला है। तो मैं जब वहाँ से एकदम बिल्कुल स्वस्थ हुआ तो मेरे दिल में एक संकल्प आया, चूँकि मैंने 180 फीट नीचे चला गया था, बर्फीले लुढ़कते लुढ़कते नीचे चला गया था। तो मेरे दिल में जब मैं वापस स्वस्थ हुआ तो मैंने सोचा कि आज मैं शायद अपने क्षेत्र समाज की जनता के आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ। तो मैं जब सेना से सेवानिवृत्त होऊंगा तो जाने के बाद सेम सेना की भांति वहाँ पर भी ये काम करूँगा। जैसे वहाँ पर मुझे जावाजी का दर्जा दिया जाता था, ऑपरेशन में हरदम एक कदम आगे में रहता था, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था। मुझे एक जुनून था कि मैं अपने देश का सेवा कर रहा हूँ, तो देश का सेवा एक मिसाल के तौर पर है। और हमारे जब मैं रिटायर हुआ इसलिए हमारे जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें लिखा गया है एग्जाम्पलरी, यानी एक इनका चित्र एक उदाहरण के तौर पर है। तो मैं जब सिविल में आया तो सिविल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बिल्कुल अननोन था, मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं छुट्टी में आता था तो मुझे सेवा करना बड़ा अच्छा लगता था। तो कहीं रोड का निर्माण करवाना सरपंच सचिव से मिल करके, कहीं बिजली पानी इसका सबका। तो जब मैंने 30 सितंबर 2021 को सेना से सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने सेम पूरा अपनी जीवन है, जो जिंदगी है, वो सब समाज के नाम समर्पित कर दिया। इसमें संडे हो, मंडे हो, छुट्टी हो, हॉलीडे हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, एक दिन भी मैं अपने घर में अपने परिवार को नहीं दिया, अपने बच्चों को नहीं दिया। टोटल जिंदगी सिर्फ समाज के नाम समर्पित किया। अब उसमें जो मुकदमे की आप बात कर रहे हैं तो मैं अपना काम करता था, मुकदमा कायम करवाने वाले वो अपना काम करते थे। मेरे को ये था कि त्योंथर तहसील में जब मैं उतरा तो मुझे ये था कि त्योंथर तहसील को सुर्खियों में लाना है। यानी हिंदुस्तान में अगर एक इतिहास बने तो इतिहास बने कि त्योंथर तहसील में कोई त्योंथर एक ऐसी तहसील है जो विकास के तौर पर जानी जाती है और वहाँ पर एक समाज सेवी है जो कि सेना से आकर के सब कर रहा है। क्या ये जो आप समाज सेवा कर रहे थे, वहाँ के जो स्थानीय राजनीतिक थे लोग, नेता थे, विधायक रहे हो, सरपंच रहे हो, जनपद जो भी थे, क्या उनको ऐसा कुछ खतरा महसूस हुआ कि आपकी जो समाज सेवा थी उससे हम लोग देख रहे थे कि कभी पानी के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी कोई समस्या के लिए आप आंदोलन कर रहे थे, तो क्या उनकी वजह से राजनीतिक दबाव के कारण कुछ मामले दर्ज हुए, आपको यहाँ जेल तक जाना पड़ा? मेरे ऊपर जितने मामले दर्ज हुए टोटल राजनीतिक हैं, उसमें मेरा व्यक्तिगत एक भी मामला नहीं है। ये 11 महीने के अंदर 7 मुकदमा कायम होना जाहिर सी बात है। मैं सिर्फ
यही बोलता था कि जो हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी, भाजपा की सरकार एक ईमानदार सरकार है, और जो हमारा केंद्र में सरकार है माननीय मोदी जी, उनके कार्य से हम लोगों को फक्र होता था जब सेना में भी रहता था। और जब माननीय मोदी जी का मैं स्पीच सुनता था तो हम लोग फौजी बड़े प्रभावित होते थे। 21 साल तक देश की सेवा की, वहाँ से आए, यहाँ की सेवा किए, देशद्रोही कहलाए, तब कैसा एहसास हुआ आपको, परिवार को, जो आपके जानने वाले थे, जो फख्र करते थे, आपको प्रमाण पत्र देते थे? जी, मुझे ऐसा जरूर लगा कि मैंने सेना में इतना मेडल्स हासिल किए, कई मेडल्स मेरे को मिले हैं, 7 मेडल्स मिले हैं, और इसके बावजूद जब मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, NSA लगा, राष्ट्रपा लगा, तो मैंने न कोई आज तक किसी से मारपीट किया है, न तो लड़ाई झगड़ा किया है, सिर्फ एक साजिश का शिकार हुआ हूँ। सोची समझी साजिश थी, और मैं वही अरुण गौतम हूँ, वही कमांडो हूँ, वही फौजी हूँ जब देश में था, जब देश का सेवा करता था, फौज में था, देश का सेवा करता था, नेताओं का रक्षा करता था, तो मुझे जाबाजी का दर्जा दिया जाता था। आज भी वही कमांडो हूँ, वही अरुण गौतम हूँ। आज अंतर सिर्फ इतना आया है कि देश की बजाय अभी समाज का सेवा कर रहा हूँ, और नेताओं की बजाय अभी किसानों का, गरीबों का, मजलूमों का, मजदूरों का, इनका मैं सेवा कर रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट मुझे मिला है कि अभी आप जब देश का सेवा किए तो जाबाजी का आपको दर्जा दिया गया था, लेकिन अगर आप समाज का सेवा करेंगे तो आपको हम देशद्रोही बना देंगे। जब जेल से आप छूटे तो पहले ही आपने कहा कि जेल जाना मेरे लिए ज़रूरी था। कुछ निश्चित है कि आपने वहाँ के अंदर की कुछ चीज़ें देखी। क्या चीज़ें थी, किस तरह से जेल के अंदर चल रहा है, कैसे शोषण होता है, कैसे सुविधाएं मिलती हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी बाहर का जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन है और जो सेना का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के बारे में तो मुझे पता था कि क्या क्या होता है, परंतु जेल के बारे में मुझे ABCD कुछ भी नहीं पता था। जब मैं जेल गया तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई। जब मैं जेल जा रहा था तब मुझे खुशी हुई कि जेल में मैं जा रहा हूँ, मुझे जेल में भी कुछ न कुछ मिलेगा सीखने को। परंतु जब मेरे ऊपर रासुका लगा तो मुझे तकलीफ भी हुआ कि आज मैं ऐसा क्या काम किया कि मुझे देशद्रोही बनाया जा रहा है। परंतु फिर भी जब मैं जेल के अंदर गया तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हमने देखा कि शुरू में गया, लाल गेट जैसे क्रॉस किया, फिर शाम को मतलब 24 घंटे बाद वहाँ पर चक्कर जो है प्रशांत चौहान जी का, उनका मुलायजा होता है। तो 24 घंटे समय क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर, मतलब दूसरे दिन मुलाकात भी हो सकती है, तब तक टाइम मिल जाता है, टेलीफोन भी हो सकता है, आप पैसा का व्यवस्था कर दीजिए। वहाँ पर पैसा बहुत चलता है, तो पैसा की व्यवस्था अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन जब 5 बजे मुलाजा होगा तो वहाँ पर इतने पट्टे मार देते हैं, 2 आदमी एक इधर हाथ पकड़ेगा, एक इधर हाथ पकड़ेगा, एक पैर पकड़ेगा, दूसरा 2 पैर पकड़ेगा, और 2 एक उधर खड़े हो जाएंगे, एक इस साइड खड़े हो जाएंगे, और जो चक्की का पट्टा होता है उसमें इतना बड़ा भेद लगा होता है, उस चक्की के पट्टे से पट 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 मतलब हेलीकॉप्टर बना देते हैं। उनका नाम हेलीकॉप्टर शॉट बोलते भी हैं, हेलीकॉप्टर शॉट। और उसमें कुछ समय के लिए तो जो बंदी होता है वो चिल्लाएगा, फिर इसके बाद री की आवाज आएगी, फिर इसके बाद पट हो जाएगा, हाँ, बेहोशी हालत में हो जाता है। तो फिर उस टाइम पर वो वहाँ पर मौर्या फार्मासिस्ट है, विवेक मौर्या, उनको बुलाते हैं, बोले इसका BP नापो, देखो क्या क्या है, इसका BP क्या है। तो जब वो नापता है BP, बोलता है अरे सर ये तो नाटक कर रहा है, इसको और जरूरत है, दो। मतलब वहाँ पर मानवता तो वहाँ शर्मसार हो जाती है। जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो मानवाधिकार आयोग है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आपका ध्यान कहाँ है। एक आतंकवादी को हम लोग जब मारते हैं और घसीटते हैं तो आप बोलते हो कि आप मानवाधिकार आयोग का हनन कर रहे हो, लेकिन एक जो हमारे हिंदुस्तान का बंदी है वो किसी कारण बस जेल में जाता है, चाहे वो कानून व्यवस्था में कुछ हस्तक्षेप किया हो और चाहे किसी का मर्डर किया हो, यानी हर एक प्रकार के लोग हैं, तो आपका उस समय पर ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ चला जाता है? मानवाधिकार आयोग क्या कर रहा है, क्यों नहीं देखता? ये जो घटनाएं होती हैं, जैसे ही कोई भी, चाहे बंदी हो चाहे कैदी तो है, सजा हो गई जिसको न्यायालय, बंदी जो जाता है तो वो तो विचाराधीन होता है। मतलब हर व्यक्ति के साथ ये जो 24 घंटे का समय दिया जाता है सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि उस समय में सौदा हो जाए। ये सौदा किसके द्वारा किया जाता है, कितना रहता है, क्या रेट रहता है, फिर कैसे सुविधाएं मिलती है? इसमें देखिए, पहले तो मैं समझता था कि इसमें सिर्फ प्रशांत चौहान जो चक्कर है उन्हीं भर का इन्वॉल्वेशन है, लेकिन जब ये बात मैंने जेल अधीक्षक SK उपाध्याय, सतीश उपाध्याय जी जो है, उनसे मैं बोला कि सर इस तरीके का ये सब चल रहा है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम एक बार समाज सेवा करके आए, तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा है,
तुम किसी के व्यवस्था में व्यवधान न पैदा करो, तुम अपना काम करो, और नहीं तो तुम्हारे ऊपर अभी हेलीकॉप्टर शॉट क्या पड़ा है? बोला सर नहीं पड़ा है। तो बोला कि क्या चाहते हो? तो मैं बोला ठीक है सर, सॉरी मेरे से गलती हो गई। क्योंकि पानी में रह करके कोई अगर मगरमच्छ से दुश्मनी लेगा, तो मैंने जो समझा, मैं एक फौजी होकर के एक हिम्मत अपने आप में जज्बा रहता है कि मैं गोली से नहीं डरता, तो मैं गोली से डरने वाला नहीं हूँ। परंतु वहाँ का जो सिचुएशन था, सत्यता ये है कि आज मैं बैठ करके आपके चैनल के माध्यम से देश दुनिया और अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, यानी जो हमारे शासन प्रशासन उन तक भी आवाज़ पहुंचा रहा हूं। जेल में क्या महोदय संभव था? जेल में काम मैं नहीं कर सकता था। कितना पैसा लगता है और कैसे दिया जाता है? क्या आपने भी पैसा दिया तो किसको दिया, क्या लेते हैं? जी, मेरे से जब 30 तारीख को मैं वहाँ पर एडमिट हुआ, जेल में एंट्री किया, और 7 तारीख तो उसी टाइम से मेरे पीछे पड़ गए। तो मैं बोला कि देखिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं, पैसा मैं मंगवाऊंगा कैसे, ना मेरी मुलाकात होगी, मैं रासुका बंदी हूँ, 3 महीने मेरा टेलीफोन भी नहीं चालू होगा जब तक रासुका रहेगी, और रासुका के बाद भी 3 महीने समय चाहिए, तो कैसे पैसा मंगाऊंगा? तो वहाँ पर प्रशांत पाठक जी बोले, प्रशांत चौहान बोले कि पैसा की व्यवस्था कैसे होगा, तुम करो, तुम्हारे बात कराने की व्यवस्था मेरी होगी। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, करा दीजिए बात। तो उन्होंने 7 तारीख को जब फ़ोन किए, तो 7 तारीख को मेरे से 10:02 में उन्होंने बात कराया। तो वहाँ पर हमने जब बात किया, तो मैं बोला मैडम से कि इन्होंने जेल के जो टेलीफोन है BSNL का, इससे कॉन्फ्रेंस इधर से मतलब फ़ोन जाता नहीं, फ़ोन उधर से आता है, इनके आदमी होते हैं, फ़ोन ऑन कराते हैं, और हमारे मैडम को उधर से कॉन्फ्रेंस में लिए। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी उनका रखा हुआ है, जो जब बात हुई थी वो रिकॉर्डिंग हुई थी, वो मेरे पास है। तो उन्होंने, मैं बोला कि भैया 20,000 रुपये का डिमांड कर रहे हैं, मेरे को बोले कि 30,000 लगेगा, लेकिन चलो आप समाज सेवी हो, 20,000 दे दो। तो मैंने बोला कि 20,000 रुपये की बात है यार, आप भेज दो, नहीं तो ऐसे ऐसे यहाँ पर जैसे चट्टा मिल जाता है, पट्टे की मार नहीं होती, जो वहाँ पर ढोल ढुलाते हैं, बड़े बड़े ड्रम से होते हैं, वो हवालाती और ढुलाते हैं, वो सब नहीं करना पड़ेगा, गोबर का लिपाई नहीं करना पड़ेगा, ये सब मैंने बताया। बोला कि आप ये 20,000 रुपये भेज दो। मैडम ने मेरी मैडम बोली कि 2,000 रुपये मैं भेज सकती हूँ, बाकी अभी तो मेरे को वकील करना है, पैसा मेरे पास अभी नहीं है। तो पैसा बाई अकाउंट युवराज सिंह का एक फ़ोन पे नंबर दिए, और मेरे पास ये दस्तावेज हैं जो भी उन्होंने, मैं अभी इसके बाद आपको दूंगा दस्तावेज, जो अकाउंट है हमारे अकाउंट से युवराज सिंह के अकाउंट में पहले 1 रुपये गया है, इसके बाद 1999 रुपये ट्रांजेक्शन। कौन है युवराज सिंह? के पता? युवराज सिंह सिपाही है वहाँ का। कुल मिला के एक बार व्यवस्था थोड़ा हमसे बताइए, किस तरह से बाहर अंदर जैसे बंदी है, कैदी है, उसकी बात करवाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है कि आपकी पत्नी के पास फोन पहुंच गया, किसके नंबर से पहुंचा, और फिर कैसे पैसा उनके खाते में? देखिए ऐसा होता है कि जो अंदर BSNL का टेलीफोन है, जो लैंडलाइन है, उससे उधर से फोन आएगा उस वाले में, जो BSNL वाला है अंदर वाला। जेल का ही व्यक्ति होता है? जेल का व्यक्ति होता है जो बाहर रहता है, अपने मोबाइल से, वो अपने मोबाइल से कनेक्ट कराता है, वो पहले जेल में फोन लगाएगा और फिर कॉन्फ्रेंस में ले लेगा जो परिजन होंगे उनके परिजन। हाँ, और इसके बाद फिर वो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ बंदी और उसके परिजन बात करेंगे, पैसा को वही सारा चीज बताएंगे। तो आपसे जो पैसे की बात किया था स्टार्टिंग में, कौन बात किया था, कुछ है उसका, कौन था व्यक्ति जो बोला कि पैसे की व्यवस्था करवानी पड़ेगी? वो मेरे को बोले थे प्रशांत चौहान, जो चक्कर हैं। और इसके बाद फिर जब मैंने ये बात जेलर साहब को, अधीक्षक साहब को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो बोले कि वो व्यवस्था उसमें इंटरफेयर न करूं। लगभग कितने बंदी कैदी वहाँ होंगे जो आप अंदर देखे जब से? कितने लोग ऐसे हैं कि जो पैसा दिया जाता है, कितने तक पैसा रहता है? क्या उसमें ऐसा चर्चा होती है कि सिपाही से लेकर ऊपर तक सबको पैसा देना पड़ेगा, व्यवस्था है, सरकार प्रशासन, ऐसी कुछ चर्चा हुई? बिल्कुल चर्चा होती है। मेरे से प्रशांत चौहान जी बोले कि यहाँ से लेकर के DG तक मुझे देना होता है, और सब मंत्री मिनिस्टर भी सबका शेयर होता है। तो मैंने अपने मन में सोचा कि इतने बड़े अधिकारी तो ये काम नहीं करेंगे, जो IPS अधिकारी होंगे इन सब चीज़ों से वो दूर रहते हैं, और मंत्री मिनिस्टर काहे के लिए इसमें जेल के चक्कर में काहे के लिए पड़ेंगे? उनके पास तो बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, वो जेल में छोटी छोटी चीज़ों में पड़ेंगे नहीं। उनके कहने का मैं कोई ज़्यादा बिलीव नहीं किया। ये जो पैसा लिया गया, जैसे 20,000 आपसे लिया गया, तो क्या सुविधा दी गई, कितने महीने के लिए ले जाता, हर महीने क्या इनका रेट बना रहता है, अलग अलग सुविधाओं का कुछ ऐसा बना हुआ, कैटेगरी बनी हुई है कुछ? देखिए जो 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये तब तक उसका वैल्यू है जब तक 3 नंबर यानी आमद वार्ड में बंदा है, तब तक के लिए। जैसे आमद वार्ड से कसीनो वार्ड में चला गया, 4 नंबर वार्ड को बोलते हैं कसीनो वार्ड में, फिर वहां पर 10,000 रुपये
जैसे आप 20,000 जमा किए तो आप तकरीबन 20 से 25 दिन वहाँ पर रखे जाओगे। इसके बाद फिर कसिनो वार्ड में जाएंगे, ये बंदा जाएगा तो वहाँ पर 10,000 रुपये डिपॉजिट जमा होता है। पहले 10,000 जमा होगा, जैसे वो जाएगा 4 नंबर वार्ड में 10,000 जमा होगा और 5,000 मंथली। उसके एवरेज में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जेल की कैपेसिटी है, जो स्ट्रेंथ कैपेसिटी है 716 का है और यहाँ पर बंदियों की संख्या है 2446, 2500, 2300, यानी एक बिस्तर में 2 आदमी तो यहाँ पर मैं भी देखा था कि सोते हैं, लेकिन एक बिस्तर में 4 आदमी कैसे सोते हैं ये मैं केंद्रीय जेल रीवा के अंदर देखा हूँ। उनको मतलब जानवरों की भांति नहीं, जैसे ईंटा होता है ऐसे जोड़ देते हैं बिल्कुल, और जोड़ करके उनको सुला के रखते हैं। अब जो बंदा जिसके पास पैसा है या जिसके पास पैसा नहीं भी है तो अपने परिजनों को बोलता है कि कर दीजिए, नहीं मर जाऊंगा, बहुत गर्मी है, और गर्मी में ये हालत जब कर देते हैं, गर्मी में तो और ज़्यादा पैसा, उसी के लिए लोग पैसा देते। लगभग क्या लगता है कितना उगाही होती होगी, कितना पैसा आता है? प्रतिदिन का वहाँ का उगाही कम से कम 4 से 5 लाख रुपए है, कम से कम। आप जब जेल में थे तो कई नेता, कई अधिकारी कर्मचारी गए, सफ़ेद पोष भी जाते हैं। ये बताया जाता है कि जैसे ही जेल से गए अंदर वो बीमार हो जाते, तो क्या सुविधा के नाम पर अस्पताल पहुंचाया जाता है? किस तरह से आपने देखा कि उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं? जो छोटे अपराधी जाते हैं जिनके पास नहीं रहता, उनके साथ क्या बर्ताव होता है? देखिए, वहाँ पर बीमार कोई होता ही नहीं, जाते ही कैसे बीमार हो जाते हैं। वहाँ पर सत्यता तो ये है कि वो VIP मानते हैं उसको। हाँ, उनको बेड चाहिए, उनको तकिया चाहिए, उनको सारा चीज़ चाहिए, पिल्लो चाहिए, वो वहाँ पर सुविधा एक अलग है। वहाँ पर जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि एक अभी यहाँ का बंदा बंद है, क्या नाम से CO, कोई टेपिंग हुआ था, CO बंद है और परियोजना अधिकारी भी होता, तो उसको उससे 50,000 रुपये अभी ये लिए थे और उसको सुविधा बरोबर दे रहे हैं, आराम से बेड में रहता है, सारा चीज़। कई नेताएं भी गए थे जो छोटे CO के ऊपर मारपीट हमला करने वाले गए थे उस समय वहाँ से, वो भी वही रहते थे। वो आप निकलवाइए RTI से या तो जांच करवाइए। वो टोटली उनका जब से गए हैं, जब बाहर निकले तब तक हॉस्पिटल में ही थे। क्या मतलब लगता है आपकी इस बात को, क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं आप समाज सेवा के देश के लिए? अब क्या लगता है कि किस तरह से व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए? आपके दिमाग में भी क्या आया? मैं शासन प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई मुद्दा नहीं किसी का नुकसान हो, नुकसान करना, किसी को बदनाम करना मेरा मुद्दा नहीं है। मैं एक समाज सेवी हूँ, एक देश का सैनिक हूँ। मैं शासन प्रशासन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि आपके जेल में जिस प्रकार भ्रष्टाचार चल रहा है, यानी जो जेलर अधीक्षक चक्कर, ये जो बंदियों का राशन होता है इसको बेच लेते हैं, इसलिए कि 685 ग्राम जो आटा बनता है, 540 ग्राम जो मेरे पास सब लिखा हुआ है, ये चावल बनता है, तो 685 ग्राम में क्या 3 रोटी बनती है? 3 रोटी तो नहीं बनती। 685 ग्राम का आप हमको जांच के दौरान बुला लीजिए, मैं एक फौजी हूँ, हर एक काम किया हूँ, मैं बना करके दिखाऊंगा कितनी रोटियां बनती हैं। मैं बोलता हूँ कि जितना बंदियों को हमारी सरकार राशन दे रही है, बंदी उतना राशन खा ही नहीं सकती, परंतु क्या करेंगे, उनको हाफ पेट देने की। राशन तो ठीक है, राशन तो आप नहीं दे रहे बंदियों को, लेकिन जो घर परिवार के लोग परेशान होते हैं, आप अंदर व्यक्ति जेल चला जाता है, बाहर उसके परिवार होता है, बच्चा होता है, उसको खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, ऊपर से पैसा लाना पड़ता है, सबसे बड़ी व्यवस्था। तो अक्सर देखा जाता है कि मजिस्ट्रेट की जो वहाँ राउंड करते हैं, मजिस्ट्रेट जाते हैं, कलेक्टर SP बीच बीच में जाते रहते, तो उनसे शिकायत नहीं कर सकते लोग? आपने भी शिकायत नहीं किया वहाँ? नहीं कर सकते। क्या कारण है? इसलिए नहीं कर सकते कि जब इनका चक्कर होता, जब इनका राउंड होता है, चक्कर होता है, विजिट होता है, उस टाइम पर आधे घंटे पहले बता दिया जाता है कि राउंड है, अपना अपना कपड़ा बाहर निकाल, जो डाल रखे उसको निकाल करके रख लो और एकदम आराम से डिसिप्लिन में बैठ जाओ। और कोई व्यक्ति अगर मुंह खोला तो वो तो 1 मिनट के लिए ही तुम्हारे पास समय देंगे, बाकी पूरे समय हमारे पास ही रहना है, चमड़ी नहीं रह जाएगी, इसको ध्यान रखना। तो और अगर ये मर भी जाते हो तो कुछ नहीं होता, हम बता देंगे कि भाग रहा था और या तो आतंक मचा रहा था और या तो कैदी आपस में लड़ गए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब बताइए, जब अगर एक अधिकारी ऐसा बोलेगा बंदियों के सामने, कैदियों के सामने, किसकी औकात है, कौन बोल देगा, कौन शिकायत करेगा? उसी पर निर्भर भी रहता है कि चरित्र नहीं है, भागने की कोशिश कर रहा था, अच्छा व्यवहार नहीं किया तो जमानत भी नहीं मिल पाती, छूट भी नहीं पाती। तो ये सब कुल मिलाकर व्यवस्था ऐसी दबे रहते हैं कि मजबूरन उसका शोषण होता है और खासा यहाँ पैसा माल भरा जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि यदि कोई आवाज़ उठाता है, हमारे जैसे व्यक्ति अगर गए और आवाज़ उठाए तो ब्लेम लगता है कि अपराधी बोल रहा है। जेल में हमको आप बता दीजिए क्या रामायण बाँचने वाला जाता है
क्या भागवत सुनाने वाला जाता है? जेल में वही व्यक्ति जाता है या तो हमारे जैसे क्रांतिकारी हो गए, हमारे जैसे समाजसेवी हो गए कि हम आवाज उठा रहे हैं। शासन प्रशासन को बदनाम जो किया जा रहा है वो शासन को बदनाम ना किया जाए, ना तो उच्च अधिकारी के प्रशासन है वो बदनाम हो, सिर्फ उनका ध्यान हम आकर्षित कराना चाहते हैं तो यही बोल देते हैं कि बस वो तो अपराधी हो, ऐसा बोलेगा। अरे वहां पर अपराधी नहीं, मैं तो बोलता हूं कि प्रशांत चौहान के ऊपर खुद हमसे बता रहे थे कि हमारे ऊपर 376 लगा था, हमको फंसाया गया था, तो वो भी तो वहीं पर है। पैसा तो हो गया, आपने बताया कि पैसा गूगल पे के माध्यम से बाहर से डायरेक्ट जो मिलने जाते हैं परिजन वो ले जाते हैं। कई बार देखा गया कि नशे का सामान अंदर मिलता है, तो क्या कुछ ऐसी वहाँ भी व्यवस्था है? आपने देखा कुछ कि नशे का सामान बाहर से जाता है, सिपाही लेके जाते हैं, प्रहरी ले जाते हैं, बाहर से फेंका जाता है, या उसकी भी कोई व्यवस्था है ऐसा ही जो कहाँ से आता है वो सब? मैं बताता हूँ, जो यहाँ पर हॉस्पिटल में कोरेक्स जाता है, कौन सा एक खांसी वाली सजा सिर्फ जो है इसको उसको 500 रुपये में बेचा जाता है। और खांसी का सिर्फ जो पैसा खर्च करने वाले हो अपना पीते हैं उसको वहाँ बेचा जाता है। दवाई जो आपका ये होता है प्रोटीन पाउडर वो 500 रुपये में बेचे जाते हैं। दूध 1 लीटर 1800 रुपये महीना। अंडा मैं खुद लेता था, दूध 1 लीटर लेता था और अंडा हमारा चेक कराया जो स्वास्थ्य पुस्तिका है जो डिमांड दिया जाता है वो हम 3600 रुपये दोनों का देते थे। वहाँ पर में जाता है उसका रसीद कुछ मिलती है? कुछ नहीं, वो तो जैसे कार्ड रहता है। ये भी मुलाकात में पैसा आया और मुलाकात से उनको दे दिया। उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, वहाँ सिर्फ आपका ये विवेक मौर्य हैं फार्मासिस्ट और बंदी दवाई करते हैं। विवेक मौर्य जी पैसा उगाते हैं। मान लीजिए कोई बीमार हुआ तो संजय गांधी हॉस्पिटल भेजना हुआ तो 10,000 रुपये आप जमा करोगे तो ही संजय गांधी हॉस्पिटल में भेजेंगे, फिर गार्ड का पैसा अलग से दो। अभी हम मादक पदार्थ पहुँचते हैं। हाँ ऐसे। अच्छा, जो वहाँ पर आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इसकी सबकी बात करें, मैं बता देता हूँ। वहाँ जो 5 रुपये वाली तंबाकू आती है, मैं तो ऑलरेडी कुछ खाता नहीं, नशा मुक्त हूँ। 5 रुपये वाली जो तंबाकू आती है वो उसका कीमत है 500 रुपये। जो आपका 90 रुपये वाला सिगरेट है उसका कीमत है 700 रुपये। और जो आपका गांजा है एक चिलम तो उसका कीमत है 300 रुपये। जो आपका गुटखा है उसका कीमत है, जो आपका 20 वाली राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय वहाँ पर ज़्यादा जाती है तो 20 वाली राष्ट्रीय 300 रुपये। ऐसा करके जो सिपाही वहाँ पर है वो सिपाही अंदर से बाहर से अंदर ले जाकर के अच्छा खासा व्यापार कारोबार चल रहा है कुल मिलाकर जेल के अंदर। आप बाहर जाओ उसका शोषण किस तरह से होता है ये पूरी आपने देखी व्यवस्था। क्या लगता है कि इसका सुधार करने के लिए आगे बाहर आप आ गए? डर नहीं लगता आपको कि मान लीजिए कभी फिर से 11 महीने मामले दर्ज हो गए फिर जाना पड़ा तो? देखिए, अगर मुझे डर लगता तो मैं शायद ये जो अभी सेवा कर रहा हूँ तो नहीं करता, फिर मैं सेना में फर्स्ट क्लास अभी नौकरी करता, मेरा समय बचा था, BRS लेकर के नहीं आता। दूसरा चीज़, जब मैं दुश्मनों की गोली से नहीं डरा तो आपके पट्टा और गोली से डरने वाला नहीं हूँ। मैं आवाज़ जब तक जिंदा रहूँगा अंतिम दम तक। त्योंथर का बेटा हूँ, त्योंथर का मैं मुद्दा उठा के चला हूँ। तो त्योंथर का नाम मैं पहले आपको बता दिया कि मैं हिंदुस्तान की सुर्खियों में देखना चाहता हूँ कि त्योंथर की धरती का बेटे के प्रयास से कितना त्योंथर हमारा अग्रसर है, कितना डेवलप है। आज आप डर की बात करें, अभी एक कमांडो नहीं रह गया, 1000 कमांडो नहीं रह गया, अभी कई हजार कमांडो आपके रीवा की धरती में जन्म ले चुके हैं। जिस तरह से गंदगी है आपने जो बताया, बीच बीच में चर्चा भी होती रहती है, निश्चित है सफाई के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसकी सफाई के लिए ऊपर स्तर तक जाना पड़ेगा। तो अभी आगे आपकी बात हुई किसी ADG जेल से, गृह मंत्री से, या ऊपर राज्य स्तर अपने सेना में कहीं बात किया आपने कि इस तरह की व्यवस्था सुधारी या किसी को भी जाना पड़ सकता है? और इस तरह से भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, पटवारी 100 रुपये लेते पकड़ जाता है, लोकल पुलिस पकड़ती है, ट्रैप होता है, यहाँ तो करोड़ों रुपए का गेम हो रहा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शिकायत थी ये ऑलरेडी मैं DG जेल महोदय को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से, आप देख सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी शिकायत अपना ये भेजा है। ये देख सकते हैं पूरा जो एविडेंस है, पूरा एविडेंस भी, पूरी शिकायत भी, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं इसको। मैंने क्लियर, कुछ जवाब मिला वहाँ से? नहीं, हमारे को कोई जवाब नहीं मिला। मैंने टेलीफोन करके ये बताया, वो बोले कि अभी समय मेरे पास नहीं है, जब समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तो अभी उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब उसमें क्या गतिविधि है मुझे पता है कि कैदी तक है, अधीक्षक जेलर तक है, ऊपर तक है व्यवस्था है। जिस तरह से आपने बाहर आने के बाद ही तुरंत सब ये चीजें रखी लेकिन कोई कार्यवाही ना होना, तो एक तो शंका तो लगती है कि जो बोल रहे थे आपसे अंदर कि पूरा नीचे से लेके ऊपर तक के लोग समसलित है, तो निश्चित है सभी के हाथ इसमें फंसे हुए हैं। तो किस तरह से फिर आगे क्या करेंगे? न्यायालय, कोर्ट और कुछ आगे? देखिए, अभी मैं ये करूँगा कि पहले
जो हमारा एक प्रक्रिया है उसके तहत ही मैं कानून के दायरे में ही काम करना चाहता हूँ। अभी तो हो सकता है व्हाट्सएप में डीजी साहब को किया हूँ, डीजी साहब हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि व्यस्तता कहीं रही होगी, नहीं देखे होंगे या तो उसमें कहीं उनका ध्यान नहीं पड़ा होगा। तो अभी हम भोपाल जाएंगे, भोपाल जाकर के डीजी साहब से भी मिलूंगा और गृह मंत्री महोदय से भी मेरी बात चल रही है। वो अभी जो आपका ये विकास यात्रा इसमें है, विकास यात्रा से जैसे वो थोड़ा फ्री होंगे वो हमारे पास कॉल आएगा, मैं जा करके गृह मंत्री महोदय से मुलाकात करूंगा और सारा प्रकरण जो है, सारा प्रकरण में लगातार जारी रहेगी। लगातार जब तक मेरे शरीर के अंदर सांस चलेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जिंदा जी तक ये मतलब जो गलत काम हो रहा है इसमें आवाज न उठा सकूं, ऐसी कोई ताकत नहीं मेरी आवाज बंद कर दी। क्या नाम है आपका? फूलकली। फूलकली जी, आपके पति जेल में बंद है। हाँ। तो अभी जब ये अरुण कमांडो जी छूट कर आए तो उसके बाद आपकी मुलाकात हुई तो क्या कहा उन्होंने, क्या बताया? हम 10 तारीख के गान मुलाकात कराए थे, रोबर रहे, कहें कि हम यहाँ कमरा चेंज होता है, जब से कमांडो छूट गए तब से बहुत जांच फटकार हो रही है, तो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कस के रही हैं। कितना पैसा बताया? कुछ भी पैसा वैसा देना पड़ेगा लगता है क्या? और हमका नहीं बताएं पैसा वैसा कितना देखे कितना नहीं, ये कहें कि 1000 रुपये लगती है। हाँ। तो 1000 रुपये हमारे पास नहीं है सर, कहाँ पाए? व्यवस्था करो, नहीं तो उसके बदले सजा मिलती है। हाँ, सजा मिलती है, मारते हैं और कमांडो जी के कहें कि जल्दी हमका छुटवा ली। वो तो ठीक है, बंदे तो छुड़वाने के लिए कहते, लेकिन कुल मिलाकर जो बाहर आवाज उठाया है अरुण कमांडो जी ने, वो साथ में गए थे तो उसके बदले उनको वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, कि पैसा व्यवस्था करो। हाँ, पैसा की व्यवस्था करो। कैसे व्यवस्था करेंगे आपके यहाँ? तो हम कहाँ पाई, हमारे पास पैसा कहाँ है, हम गरीब आदमी कमा से, हमारे बच्चे हम मर रहे हैं, 5-5 महीने से हम जेल में रखे हैं। जब आप जेल से बाहर आए पता चला कि आपके साथ कुछ और लोग वहाँ गए थे, आप तो बाहर आ गए, आपने बाहर ये सब खुलासा कर दिया, लेकिन अभी जो वहाँ एक पहले से बंदी बंदे उनसे उनकी पत्नी से मेरी बात हुई थी तो बताया कि उनको प्रताड़ित करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा होगा, क्या सजाएं वहाँ दी जा रही, क्योंकि आपने देखा है वहाँ, अब क्या स्थिति होगी? 9 तारीख को मेरी बात वहाँ पर जो हमारे साथ 3 बंदे थे, एक मेवालाल माझी थे और दूसरा रघुनाथ आदिवासी थे, रघुनाथ कोल। तो रघुनाथ कोल से 9 तारीख को मैं बात किया था तो उन्होंने बताने लगे कि रोने लगे कि मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है और मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा मांगते हैं, मेरा बाट चेंज कर दिए। 3 पहले 8 जब से रघुनाथ कोल गया है तो 8B में था, 8B में मैं भी था, मैं पैसा दिया था तो 8B मतलब कैदी वार्ड उसमें रखा जाता था। और जैसे सब मैंने आकर के आवाज़ उठाया तो उसको 8B से उठा करके 3 नंबर में कर दिए और 3 नंबर में कर दिए। उसको डेली घुमा रहे हैं, कहीं खजूली के लिए डॉक्टरी भेजेंगे, कहीं कुछ करेंगे, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो रोने लगा। कुछ समय के लिए रिकॉर्डिंग था, वो भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दे दूंगा, जो बाद में जब वो सब बताने लगा तो मैं रिकॉर्ड किया तो मेरे पास था। फिर मैंने उसके पत्नी को फ़ोन करके बताया, मैं बोला कि आप चली जाइए और थोड़ा उनसे मिलिए, देखिए क्या कैसे हैं वो। तो फिर उनकी पत्नी 10 तारीख को गई थी, वो भी बताई तो रो रहे थे और बहुत उनका पिटाई हो रहा है, बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, पैसा भी मांग रहे थे और पैसा उनके पास है नहीं, ये सब करके बता रहे थे। कुल मिलाकर जिस तरह सब लोग देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, पहले देखते थे कि लोग नाखून निकाल लेते हैं, प्रताड़ित करते हैं, टार्चर करते हैं जेलों में। आपने भी स्वीकार किया कि जैसा हमने किया उसके बदले हमने जेल गया, लेकिन जो बेल व्यवस्था की है कि जो शोषण हो रहा है, आप अंदर जेल चले गए, कोई गलती किए, आप किसी तरह से फंसा दिए गए, लेकिन आपका जो परिवार बाहर प्रताड़ित हो रहा है, लोग कोई सोच ही नहीं सकता कि एक दिन में अगर आप 5000 रुपए दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, जेल किराए से चल रही है कुल मिलाकर, उसका एक जो चट्टा आप बता रहे किराया चल रहा है 5000 रुपये, सुविधाएं मिल रही हैं, दूध मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, तो उसमें से फिर अगर पैसा है तो उसके लिए तो सब खुला है। जेल जाता है लेकिन जेल में ऐश कर रहा है, तो इसको सुधारने के लिए निश्चित है कि नीचे से मछली एक नहीं है, इसमें से बड़ी बड़ी मछलियां भी होंगी। तो ऐसी लड़ाई में आप कैसे आगे आप लड़ पाएंगे? आपको समाज सेवा करना है, जेल के अंदर की बाहर निश्चित और आपको भी धमकियां आई होंगी कि और आगे भी कई लोग प्रभावित हो सकते हैं, तो फिर उससे मेरे खिलाफ एक अवैया थाने में एप्लीकेशन अधीक्षक द्वारा दिलवाया गया है कि ये जो है तो इस तरीके को जेल को बदनाम कर रहे हैं और इनके पास कोई सबूत नहीं है। मैं बोलता हूँ जेल अधीक्षक महोदय को कि महोदय मैं वही कमांडो हूँ जिसको आप प्रशंसा पत्र दिए हो, जिसको आप प्रशंसा पत्र दिए हो। तो जब तक मैं जेल के अंदर था तो मैं प्रशंसा पत्र लिया और जैसे जेल से बाहर आया तो मैं
मेरा करेक्टर खराब हो गया, मैं आपको धमकी दे रहा हूँ, मैं आपको आपके ऊपर दबाव बना रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वही कमांडो हूँ जो प्रशंसा पत्र मुझे दिया गया है। तो प्रशंसा पत्र क्या मुझे धमकी के लिए दिया गया था? क्या मैं धमकी देता हूँ उसके लिए कोई प्रशंसित करता है? क्या ऑलरेडी उसका आचरण अच्छा रहा होगा तब दिया गया होगा? तो यहाँ पर जिस तरीके से सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, मैं शासन प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आप अधीक्षक, जेलर, चक्कर तीनों को वहां से हटा करके कहीं और शिफ्ट कर दो, जांच में बैठा दो और दूसरे अधिकारी को वहां पर पदस्थ कर दो कुछ समय के लिए। अगर आपको लगता है कि सब संभव है, कुछ समय के लिए आप कर दीजिए और जांच कराइए। वही बंदी, वही हवालाती चीख चीख करके सारी जो आपका व्यवधान है वो सारा चीज बताएगी, जो सारी समस्या वो सब चीज बताएगी। खाते में आपकी धर्मपत्नी जी ने पैसा डलवाया, उसका खाता भी जांच किया जा सकता, कहाँ से पैसा आया, किसके खाते से पैसा आया। तो इस तरह से एक व्यक्ति आप नहीं होंगे जिनके खाते से पैसा, कई लोग होंगे, कई बंदी होंगे जिनके खाते से पैसा, उसकी भी जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी। इसका मैं चाहता हूं कि जो जिसके अकाउंट में मेरा पैसा गया है इसके खाते का जांच किया जाए तो कई लाख रुपए निकलेगा, पहला चीज। दूसरी बात यह है कि जो BSNL का टेलीफोन है, आप देखिए कि किसी का 4 दिन में फोन चालू हो जाता है, किसी का 15 दिन में। और जो गरीब है जिसके पास कुछ नहीं है उनका 3 महीने में भी नहीं चालू होता, बोलते हैं कि कम से कम 95 दिन चाहिए चालू होने के लिए। ये कहानियां हैं वहाँ पर। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर जो वहाँ का जांच करें, तो टेलीफोन BSNL का जो है वो पूरा उसका जांच कर लें, पता चल जाएगा कितना मैं सत्य बोल रहा हूँ, कितना झूठा बोल रहा हूँ। और हमारा जो हमारे अकाउंट से जो पैसा गया युवराज सिंह के अकाउंट को उसका जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी। लगता है महीने में क्या कलेक्शन होता होगा जो लोगों के खून पसीने की कमाई, जो बाहर रहते हैं, जो बदमाश है, जो चोरी करके जा रहा हो तो दे रहा है, लेकिन जो फंस गया, कई अरुण कमांडो हो सकते हैं उसके अंदर हो, कई निर्दोष फंस जाते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो बहुत पैसा जा रहा होगा। अगर जिससे आपसे पता 20,000 मेरे से गया, 5,000 महीने का, तो क्या लगता है कितने का कलेक्शन होगा ये? मैं आपको बता दिया कि 4 से 5 लाख रुपए पर डे, 4 से 5 लाख रुपए, करोड़ों के तो ऊपर का खेला रहता है महीने का, ये तो मैं गारंटेड बोल सकता हूँ। जो कैश लिया जाता है, बाकी खाने पीने की चीजें जो कम की जाती है वो अलग से। खाने पीने का तो 3 रोटी मिलता है, थोड़ा चावल मिलता है, 1 कटोरी चावल 3 रोटी। यदि आपको 6 रोटी चाहिए तो 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यदि आपको 1 कटोरी चावल चाहिए तो फिर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 2,000 रुपये आपको डाइट का महीने का। जो बैरक का आपने बताया कि बैरक 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, तो उनकी थोड़ा सा बताइए किस तरह से है बैरक 1 में, क्या दुविधाएं रहती हैं, किस तरह से रहता है, किस तरह से सुविधाएं मिलती है? 1 नंबर वार्ड जो है वो हॉस्पिटल वार्ड है। वहाँ पर जो VIP, VVIP, पैसे वाले, ज़्यादा पैसे वाले आते हैं उनको 1 नंबर में किया जाता है, और उनका जो है तो 50 से 60,000 रुपये उनका पहला कलेक्शन होता है, फिर उनका 10,000 रुपये महीने लगता है 1 नंबर का। 2 नंबर जो हवालाती वार्ड है वहाँ पर 2,000 रुपये लेते, सबसे कम फीस है वहाँ पर। 2,000 रुपये लेंगे तो सबसे, मतलब कोई बच तो सकता ही नहीं। तो नहीं दिया तो हेलीकॉप्टर शॉट, नहीं दिया तो फिर आप मान के चलिए वो बाट घूमता रहेगा, हेलीकॉप्टर शॉट लगता रहेगा, वो चीखता रहेगा। ये काम वहाँ पर है। और देगा कैसे नहीं, चाहे उसके घर वाले अपना घर बेच दे, चाहे अपना बर्तन बेच दे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। चाहे वो बोलता रहे कि साहब हमारे पास कुछ नहीं, हाथ जोड़ता रहे, लेकिन वहाँ पर अगर रहना है तो पैसा देना पड़ेगा। तो अब की लड़ाई कहाँ तक ले जाएंगे, अब आगे क्या करेंगे? DG और ये पर्सनल गृह मंत्री से किसी से मिलकर आप बात करेंगे कि अपराधी तो है, लेकिन जो अपराधियों के बीच में जो आर्थिक शोषण हो रहा है, जो कि गलत है, न्यायालय सजा दी या नहीं दी, न्यायालय सजा देती है, फांसी दे देती है, न्यायालय सजा देती है, रहने के लिए देती है, लेकिन जो ये होता है इसमें सुधार के लिए कुछ। मैं भी DG साहब से और गृह मंत्री महोदय से मिलूंगा और मिल करके निवेदन करूंगा कि ये जो मैं आवाज़ उठाया हूँ, मेरी आवाज़ दबाया न जाए, मुझे धमकाया न जाए, चूँकि न मैं धमकी से डरने वाला हूँ और न तो आपके हेलीकॉप्टर शॉट से डरने वाला हूँ। जब अगर मेरा जन्म इसी लिए हुआ होगा कि हेलीकॉप्टर शॉट से मेरी मौत हो जाएगी, मैं विकास के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आप सरकार को अगर आगे नहीं बढ़ाना चाहते और हमारी मौत करवाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, परंतु मैं आपको अपना अंतिम डिसीजन बता रहा हूँ कि मेरे शरीर में जब तक सांस रहेगा, अब मुझे पूरा BJP सरकार पर भरोसा है, पूरा माननीय मोदी जी पर, माननीय शिवराज सिंह चौहान पर पूरा भरोसा, माननीय गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा महोदय हैं, पूरा मुझे विश्वास है कुछ जांच होगी। बिल्कुल मुझे ऐसा विश्वास है कि जांच होगा, क्योंकि ये अभी मैं जा करके और उनको ज्ञापन भी दूंगा कि यदि इसका 1 सप्ताह के अंदर
जो तरीके से जांच है, यानी उनको बाहर जिसके ऊपर आरोप है वो बाहर आ जाएं और दूसरा जाकर के वहां पर जांच करे, और यदि झूठा जांच पाया जाता तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यही बात हो गया, कहते हैं कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। तो यहाँ तो ऐसा लगता होगा कि लोग आए, अपराधी आए और यहाँ रोजगार चले। मैं पहले आपको बता दिया कि जेल के अंदर कोई भागवत बांचने वाला तो नहीं जाएगा, कोई सीधा साधा व्यक्ति तो नहीं जाएगा, वही जाएगा जो कहीं कानून व्यवस्था में थोड़ा सा टांग अड़ाया या तो थोड़ा सा परे हो गया। जैसे अभी मेरा कहना है कि जो अभी मेरा बिजली का मुद्दा चल रहा था, तो मेरा कहना ये था कि माननीय मध्य प्रदेश सरकार बोलती है कि हम किसानों को 10 घंटे कृषि उपज के लिए लाइट देंगे और 24 घंटे घरेलू उपयोग के लिए। तो मैं यही तो बोलता था कि जो ट्रांसफार्मर जले उसको लगा दो, जो फुल वोल्टेज लाइट की जरूरत है फुल वोल्टेज लाइट दे दो, जो तार खराब है उसको बदल दो, नहीं तो कहीं भैंस मर रही, कहीं आदमी मर रहे हैं भाई, तार करंट कई बार तार टूट जाता है, और आप हमको 24 घंटा घरेलू उपयोग के लिए दे दो और 8-10 घंटा किसानी फीडर के लिए दे दो। मैं यही तो मांग रहा था, और क्या मांग रहा था। तो ये कौन देगा भाई? सरकार तो योजनाएं घोषित कर दी। सफाई में अब आपको लांगे का जो समय होगा सफाई रहेगा, जेल की सफाई करने में आप बिल्कुल बिल्कुल जेल के लिए, जेल में जब तक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त नहीं होगी, हमारे सरकार को जो प्रशासनिक अमला बदनाम करेगा, तो मेरा आवाज यही रहेगा। मैं जरूर इस मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी होगा, भूख अनशन पर भी बैठूंगा, ये सब काम मैं करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। तो ये है अरुण गौतम, जिन्हें लोग कमांडो के नाम से जानते हैं और जेल जाने के बाद काला सच उजागर किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गृह मंत्री, जेल डीजी किस तरह से कदम उठाते हैं और इस तरह से जो आरोप लगे हैं उसकी निष्पक्ष जांच करवाएं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अपराधियों को सजा मिले। ये अरुण कमांडो ही मानते हैं कि अपराधियों को सजा मिले, लेकिन उनके जो पीछे परिवार जुड़ा होता है जिसका कोई दोष नहीं होता, जो उसका आर्थिक कमजोर किया जाता है, उस पर रोक लगनी चाहिए। तो सुना आपने, यह है केंद्रीय जेल का काला सच, जहां पैसे के दम पर अपराधियों को ऐशो आराम कराया जाता है। अगर पैसा नहीं दिया गया तो हेलीकॉप्टर शॉट लगाए जाते हैं। कमांडो अरुण गौतम के आरोप में कितनी सच्चाई है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे आरोपों का दूध और पानी का पानी हो जाए। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।